25, 26, 27 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो अपनी तरह का अनूठा अनोखा है। इतने सारे राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक, लेखक और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी ऑडियंस आपको एक स्थान पर संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिक अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या क्या हैं? आप सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सपेंड किया है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। तेज़ी से रजिस्ट्रेशन फिलअप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और हमें हमारी क्राउड फंडिंग एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, जो कि आप ऊपर दिख रहे क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, और विशेषकर उद्धव ठाकरे का क्या हो रहा है, अजीत दादा पवार का क्या हो रहा है। ये दोनों एक प्रकार से ताश की गड्डी के जोकर के रूप में अपने अपने गठबंधनों में पड़े हुए हैं। हमारे साथ है वरुण उपासनी। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, और क्या चल रहा है, कौन किसको मात देना चाह रहा है, कौन किसको उलट पुलट करना चाह रहा है, इसके बारे में। तो भाई वरुण जी, कहाँ है उद्धव ठाकरे आजकल, किस स्थान पर हैं? क्या जय हिंदुत्व श्री के राम साथ में है या हिंदुत्व के विरोध में है, क्या कर रहे हैं? जय श्री राम संजय जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। उद्धव ठाकरे कहाँ है ये तो किसी को पता नहीं। वो कहते हैं ना वो नॉट रीचेबल है, तो उस तरह से वो उनका जो आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में वो कहाँ है, वो नॉट रीचेबल है अभी। वो कभी वक्फ बोर्ड के लिए बोल देते हैं, कभी कहते हैं कि हम ही हिंदुत्ववादी है। और हम्म। आजकल तो उनको सब लोग जनाब कहने लगे हैं। आपने अगर बोर्ड देखा होगा वो ऑल इंडिया उलामा बोर्ड का, कि हम्म। जनाब उद्धव ठाकरे को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड किसी भी हाल में उस दिन पास नहीं होने दिया जो उन्होंने हम्म। कसम खाई थी। तो वो आजकल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे है कहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो पहले एक जमाने में उस समाजवादी पार्ट का वो क्या नाम है उसका, अबू आजमी। अबू आजमी। तो वो अबू आजमी को पीछे छोड़ के और उसका स्थान लेने के प्रयास में, तो क्या मुस्लिम जनसंख्या ने उनको ये दे दिया है क्या, उनको ये स्थान, कि नहीं नहीं अब आप ही हमारे सब कुछ हैं, और शरद नहीं वो पवार कुछ नहीं है, बल्कि आप ही हमारे सब कुछ है। नहीं, मुस्लिम जनता तो देखिए अभी उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं दूसरा बीजेपी को हराने के लिए, इसलिए अभी उद्धव ठाकरे को या कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने। पर अभी मेरे ख्याल से अबू आजमी को तो उन्होंने अभी तक पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा अबू आजमी और उद्धव ठाकरे के बीच में तो हैंड्स डाउन अबू आजमी ही जीतेंगे, अगर मुस्लिम वोट की बात हुई तो। पर हाँ, ये बात चल रही है कि महाराष्ट्र में जो इंडिया ब्लॉक है उसको शायद ओवैसी भी ज्वाइन कर ले। और इसके लिए संजय राउत को आज या कल एक रिपोर्टर ने पूछा था कि ऐसी बातें चल रही है कि शायद ओवैसी भी आपके साथ आने वाले हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने, अगर पहले वाली शिवसेना होती, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना होती, तो वो आउटराइटली डिनाई कर देते कि नहीं भाई, हमारा हिंदुत्ववादी पक्ष है और ओवैसी जैसे लोगों को हम अपने साथ में नहीं लेते। पर उन्होंने कहा कि ऐसी सब बातें टीवी पे नहीं होती, अगर वो हमारे पास प्रस्ताव लेके आएंगे तो उस पर हम विचार करेंगे और फिर सोचेंगे लेना है या नहीं लेना है। तो शायद तो जनाब उद्धव ठाकरे जो है वो अपने जनाब वाले जो टाइटल है, जनाब वाला टाइटल, उसको बिल्कुल उचित ठहरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई वो अपनी कमी नहीं छोड़ रहे। तो अब जनाब उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके दिखते हैं, क्या लगता है आपको?
हाँ, पहले उन्होंने कोशिश तो पूरी की, पूरा हाथ पैर मारने की उन्होंने पूरा ट्राई किया कि किसी ना किसी तरह से जो है इंडिया ब्लॉक का जो सीएम फेस होगा वो अपने को मिल जाए। दो तीन बार उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत से कहलवाया कि भाई इन्होंने, लोगों ने देखा है इनको सीएम के तौर पे, तो जनता में विश्वास है उद्धव ठाकरे के चेहरे पे, तो इन्हीं को किया जाए, नॉन फेस के साथ जाया जाए सीएम की रेस हम्म। में। हम्म। पर कांग्रेस ने और शरद पवार ने उसको आउटराइटली डिनाई कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो उन्होंने स्टेज पे भी कहा कि नहीं, अगर मुझे नहीं करना चाहते तो किसी और को कर दो, आपका बता दो, आपके पास अगर चेहरा हो तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो मुझे लगता है उनका जो वो चैलेंज था कि जो हमारे सहयोगी पक्ष है उनके पास कोई चेहरा नहीं है और अगर होगा तो आप बता दो कौन है। तो मुझे, मेरे ख्याल से वो चैलेंज शरद पवार और कांग्रेस ने ले लिया है और इसलिए उनको बैक सीट पे ढकेल दिया कि नहीं भाई, सीट के हिसाब से जो तय होगा। क्योंकि अगर हम स्ट्राइक रेट भी देखें लोकसभा के चुनाव में तो उद्धव ठाकरे का काफी कम था। इतनी सीट लड़के भी वो सिर्फ 8-9 सीटें जीती हैं। कांग्रेस 13 सीट जीती है, शरद पवार 8 सीट जीते हैं, 10 सीट में से शरद पवार जीते हैं। और कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही अगर 5 साल पहले पूछे तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पूरा विलुप्त हो जाएगा और शरद पवार की एक स्ट्रांग पार्टी रहेगी कांग्रेस की। अगर हम देखा जाए कि कांग्रेस के अलावा अगर कोई ऐसी हो सेक्युलर पार्टी तो वो शरद पवार की ही रहेगी। पर कांग्रेस ने भी अभी इतना जोरदार कमबैक किया है, तो मेरे ख्याल से शरद पवार इज ट्राइंग टू प्ले उद्धव ठाकरे, कि ना तो उसको एकदम नीचे किया जाए ना तो एकदम ऊपर रखा जाए, जस्ट बीच में रखा जाए कि कांग्रेस से वो ज्यादा सीट ना आए, उद्धव ठाकरे वो वोट शेयर से खा ले, पर जो तीनों ब्लॉक में जो पार्टी है वो शरद पवार की पार्टी सबसे ऊपर रहे। नहीं तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है इनके साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में, और जिस प्रकार से एक तरह से मैं कहूँ कि इंडिया ब्लॉक से अलग अलग तरह के वो आ रहे हैं, चुनाव विश्लेषण आ रहे हैं या ओपिनियन पोल्स निकाले जा रहे हैं, और उसमें सब में ये दिखाया जा रहा है कि भाई सबसे कम सीटें तो शिवसेना की ही आएंगी। तो क्या दिखता है कितना इनको सीटों का इनको कितनी सीटें मिलेंगी इनको? क्योंकि ये चाहते तो बहुत सारी सीटें हैं। पहले तो शायद कह रहे थे कि 120 सीटें चाहिए। तो 120 की जगह मुझे लगता है कि कहीं इनको 50-60 सीटों तक ही नहीं सीमित कर दिया जाए। वैसे अभी सीट कौन कितना लड़ेगा और कौन कितने जीतेगा ये काफी अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है महाराष्ट्र में पिछले चुनाव के बाद। महाराष्ट्र एक सबसे ज्यादा फेमस है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वो भी, उसका भी हाल थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कितना ऊपर जाएगा, कौन कितना नीचे आएगा, या कौन एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बाहर चला जाएगा। तो उद्धव ठाकरे का जो अगर हम देखें तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो 90 सीटों के नीचे तो नहीं मानेंगे लड़ने के लिए। क्योंकि अगर उससे कम मिले तो उनको फिर वो डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा उनका वहां पे एग्जिस्टेंस। क्योंकि जब बीजेपी के साथ लड़ते थे तो वो 120 सीटों के कम भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ पे अगर 70-80 सीट लड़े तो उनको एक वो प्रॉब्लम रहेगी कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं। और इसीलिए वो सीएम फेस की भी डिमांड इसीलिए कर रहे थे कि अगर इंडिया ब्लॉक ने उनको सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया तो शायद उसके वजह से कुछ 5-10 सीट 15 सीट ज्यादा आ जाए, कि लोगों को लगे कि नहीं यही असली पार्टी है और इसी को वोट करना चाहिए। पर हालांकि वैसा होता दिख नहीं रहा है। तो मुझे तो अगर हम पोल देखें, जो पोल्स आ रहे हैं, तो वहां पे तो बराबरी का थोड़ा सा लग रहा है, मतलब बीजेपी के फेवर में है 55%, पर हम्म। 45% इंडी ब्लॉक के भी चांसेस है सरकार बनाने के। हालांकि अभी ये बीच में जो काफी फ्रीबीज बांटे गए हैं, लाडली बहन हो या फिर बाकी के और स्कीम्स हो, तो वो थोड़ा सा वोटर को बीजेपी के फेवर में करता हुआ दिख रहा है। बट इट इज टू सून टू प्रेडिक्ट द इलेक्शन आउटकम। ये वैसे अगर ये देखा जाए कि जो लोकसभा में जो स्थिति हुई थी, लोकसभा में यद्यपि सीटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम्म। वोट परसेंटेज में केवल 1% का ही अंतर था। जी। तो क्या सिचुएशन बदल सकती है लोकसभा चुनावों में? लोकसभा में एक जो मेजर फैक्टर देखा गया है वो लोकसभा कि, चुनावों से, नॉट लोकसभा हाँ चुनावों में, हाँ, लोकसभा चुनावों से। वो मेजरली डिपेंड करता है वंचित बहुजन आघाड़ी पे।
क्योंकि 2014 हो 2019 हो उसमें देखा गया कि वो करीब करीब 15 सीटें ऐसी थी, 15 से 20, जहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफी डेंट किया था कांग्रेस के वोट शेयर को। और वो हम्म, इतना मेजर था कि वो इलेक्शन पूरा टिल्ट हो गया वो बीजेपी के फेवर में। पर अगर हम इस चुनाव की बात करें तो हार्डली 4-5 ऐसी सीट थी जहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी को इतना वोट शेयर मिल सका कि वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए। तो अगर वो फिर से उसी जोश से अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो आई थिंक वो काफी एक जो सेक्युलर वोट शेयर है उसको वो डिवाइड कर सकते हैं। और अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो अगर अपना वोट शेयर इकट्ठा रख पाई तो आई थिंक बीजेपी के अच्छे चांसेस होंगे जीतने के, क्योंकि वो 1-2% वोट शेयर जो है वो वही सेक्युलर वोट है जो अनडिवाइडेड पिछली बार गया था शिवसेना और कांग्रेस को। जो अगर डिवाइड हो जाए तो शायद बीजेपी के चांसेस बन सकते हैं। पर इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि अजीत पवार की वजह से काफी जो कट्टर हिंदुत्ववादी वोट है वो हम्म, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं। जैसे अगर तीनों गठबंधन में है और संघ के लोग हैं और वहां पे अजीत पवार के पार्टी का कैंडिडेट है, तो संघ के लोगों में काफी ये दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम 30-40 साल से इन्हीं के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ शरद पवार को इतना बोलते आ रहे हैं, अजीत पवार को इतना बोलते आ रहे हैं, और अब जाके उन्हीं को वोट देना है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रहा। तो वो भी एक मेजर फैक्टर लग रहा है इस बार की बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि शायद जेजेपी जैसा हाल हो सकता है अजीत पवार का इलेक्शन से पहले पहले। मतलब बाहर जाएंगे वो? बाहर खुद से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको खुद से लड़ेंगे तो एक सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि अगर अजीत पवार के साथ फिर से गए तो इलेक्शन में भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, लोकसभा में तो भारी नुकसान हुआ ही है। लोकसभा में जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जो हिंदुत्व ब्लॉक में, उसका तो फायदा मिला है, वो शरद पवार को मिला है। वैसे शरद पवार के बारे में भी नहीं कह सकते वो कौन सी चाल चलेंगे। अब क्या लग रहा है, आप कौन सी चाल चलने जा रहे हैं? शरद पवार का यह है कि उनको जो अभी लग रहा है वो कि कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी ना बन जाए, क्योंकि 2014 में देखे 19 में देखे तो शरद पवार की पार्टी जो अपोजिशन ब्लॉक थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी। पर अभी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपना वोट शेयर फिर से जमा लिया है। शरद पवार का आइडियल एग्जिस्टिंग सिनारियो है कि और दूसरी पार्टी महाराष्ट्र में ना रहे, सिर्फ बीजेपी रहे और एनसीपी रहे, तो उन्हीं दो पार्टियों में स्विच होता रहे। अगर ऑपोजिशन हो भी तो सिर्फ बीजेपी की हो। तो अभी कांग्रेस के आने के बाद मुझे लग रहा है कि काफी जगह पर शरद पवार ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट हो उसको गिराने के लिए कई दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे। और उद्धव ठाकरे को उन्होंने इसीलिए रखा है कि बस जो कहते हैं हम न्यूसेंस वैल्यू, बीजेपी को बस पोक करने के लिए, कोई वो डायरेक्टली बोलते नहीं कुछ ऐसे, तो वो उद्धव ठाकरे संजय राउत इन लोगों को इसलिए रखा है कि वो बस बीजेपी को और सरकार को पोक करते रहे। ऐसा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अ, अब थोड़ा सा कि देखें, जैसे ये बताया जा रहा था कि भाई उद्धव ठाकरे जो है वो अपना वोट शेयर पूरी तरह से हार चुके हैं, इन द सेंस कि 17-18% वोट मिला करता था शिवसेना को, लेकिन वो 17-18% वोट शेयर में से अधिकतर 13-14% जो एक नाथ शिंदे को मिला है वो वही वोट शेयर है। और बिल्कुल। इनका वोट शेयर जो है वो पूरी तरह से 3-4% ही रह गया है, और बाकी जो इनको वोट मिला है वो कांग्रेस का वोट मिला है। तो कांग्रेस क्या जी। ये नहीं सोच रही कि भाई हम अपना वोट शेयर इनको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो वोट शेयर ला नहीं पा रहे हैं अपना हिंदुत्व वाला। नहीं, ये कांग्रेस के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। उद्धव ठाकरे को उन्होंने लिया भी था तब उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हिंदुत्व का वोट उनको मिलेगा। उनको बस ये एक्सपेक्टेड था कि उद्धव ठाकरे यहाँ पे आने के बाद बीजेपी सरकार से बाहर चली जाएगी, या बीजेपी को जो 23 और 17% ऐसा 40% जो वोट ब्लॉक बनता था इनका, 40-42%, तो वो वोट ब्लॉक चले जाने से बीजेपी को सत्ता बनाने में मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिया। बाकी कांग्रेस को भी और राष्ट्रवादी को भी ये पता था कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कभी भी उनको वोट नहीं करेंगे। तो वो वोट ट्रांसफर उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। उद्धव ठाकरे को दोनों पार्टियों ने इसीलिए लिया कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। लेकिन अब जो विधानसभा में जब आएंगे तो वो जो 3-4% भी जो बचा था वो भी दिखेगा क्या?
इस बार तो वैसे मुश्किल लग रहा है शिवसेना के लिए, और इसीलिए कांग्रेस भी जो है वो थोड़ा सा खींचातानी कर रही है सीएम फेस डिक्लेयर करने में या सीट डिक्लेरेशन में, क्योंकि कांग्रेस को अभी लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी आ जाए, मतलब ऑपोजिशन में जो तीनों पार्टियां हैं, इंडी ब्लॉक का गठबंधन है। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इन तीनों पार्टियों में हम सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, और उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि हमारा जो सीएम फेस था तो हमें वो फिर से मिलना चाहिए। तो इसलिए वो कांग्रेस और इसमें खींचातानी चल रही है, और नाना पटोले भी राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, और उनका जो है उद्धव ठाकरे के साथ जमता नहीं। तो कांग्रेस ऐसी सिचुएशन ट्राई कर रही है कि भले उनको भी ना मिले सीएम फेस, पर उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में वो नहीं होना चाहिए। और अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो फिर उद्धव ठाकरे का वोट शेयर वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों में ये मैसेज जाएगा कि जो अ, उनके अलायंस पार्टनर से वही विश्वास नहीं करते उन पे, तो लोग तो क्या ही करेंगे। अच्छा ये बताइए कि 1999 के इलेक्शन याद कीजिए। 1999 में बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जो ज़्यादा सीटें जीतेगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, और जी। एज अ रिजल्ट आपने याद करें आपके उस समय दोनों पार्टियां यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जीतने में कम और दूसरे की सीट हराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी, और एज अ रिजल्ट वो मेरे ख्याल से बहुमत से 8-10 सीटें ही कम रह गई थी उनके जी। पास। जी। तो 8-10 सीटों से वो बहुमत चूक गए थे, और फिर शरद पवार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल के बाकी लोगों को मिला के और सरकार बना ली थी। तो ये जो इन्होंने फिर से फॉर्मूला रखा है इस इंडी ब्लॉक ने कि भाई जो ज़्यादा सीटें जीतेगा वो उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बड़ा खतरनाक एक दृश्य हो जाता है फिर। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि शिवसेना जो थी वो खुद की सीट जीतने में कम और बीजेपी की सीटें हराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जी। 19-20 ऐसे सीटें थी जहां पे शिवसेना ने डिक्लेयर कर दिया था कैंडिडेट, मतलब टिकट नहीं दिया था पर उन्होंने एक्सटर्नली सपोर्ट किया था वो ऐसा कैंडिडेट जो बीजेपी को हराने में सफल हो। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि ये तीनों पार्टियां खुद को बढ़ाने में ज्यादा और दूसरों को घटाने में ज्यादा मेहनत करेंगी, क्योंकि शरद पवार का, जो भाऊ तोरसेकर भी कहते हैं, शरद पवार का पूरा जीवन कोई कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं गया है। उनको ऐसा हुँ। नहीं लगा कि हम हमारी 50 सीटें 55 सीटें तो उसको 100 तक कैसे लाया जाए, उसको एक सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी कैसे लाई जाए। उनका पूरा जीवन इसी में गया है कि दूसरे पार्टी को कैसे नीचे रखा जाए। तो वो भले पिछले 50 सालों में 50-55 सीटों पे ही रहे, पर उन्होंने काफी सीएम ऐसे रखे जो बदलते रहे, मतलब उनके वैसे बदलते गए। तो इस बार भी शायद वैसा ही होता दिखेगा। पर शरद पवार मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा कांग्रेस की सीटें गिराने में ज्यादा कोशिश करेंगे करेंगे, हुँ। और कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे की सीट घटाने में कोशिश करेगी। तो उसमें फायदा आई थिंक शरद पवार का ही होगा इसमें, क्योंकि शरद पवार के एनसीपी के ओपोज में ना तो उद्धव ठाकरे जाएंगे ना तो कांग्रेस जाएगी। हुँ। अब कैसे होगा इनका सीट बँटवारा वो भी बड़े देखने की बात है, क्योंकि अगर पिछले इलेक्शन के हिसाब से चलें तो भई शिवसेना ने मैक्सिमम सीटें क्या मेरे ख़्याल से 55 सीटें थी शिवसेना की, जी। और उसके बाद एनसीपी की थी। 53 कुछ एनसीपी की थी। हाँ, और कांग्रेस की तो बहुत ही कम थी, 43 थी शायद, कांग्रेस की कुछ, हाँ, 43-44 सीट थी। 43 थी। तो अब जहाँ तक मुझे बताया गया है कि भई उद्धव ठाकरे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि भई पिछले बार की जो सीटें जीती हुई थी उनके अनुसार उसी प्रोपोर्शन में बँटवारा हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, जो लोकसभा में जो परफ़ॉर्मेंस थी उसके हिसाब से हो। हाँ, इसीलिए तो नाना पटोले अभी डिले कर रहे हैं ना, जो उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो उसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि इनको, उद्धव ठाकरे को एक्सपेक्टेड है कि जो 19 में जो जितने सीट वो लड़े हैं उतना उनको फिर से मिले। और कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई, तुम लोकसभा में इतने सीट लड़े हो, का तुम्हारा स्ट्राइक रेट तो कुछ है नहीं, तो इतने लड़के फिर वेस्ट करने में क्या मतलब है। तो इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा कंटेन करने का ट्राई कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 80-90 सीट के बॉल पार्क के यहाँ शिवसेना को मिलेगी, कुछ 100-110 सीट कांग्रेस लेगी, और सिमिलरली 90 से 100 सीट में शरद पवार की पार्टी लड़ेगी। अच्छा ये जो शिवसेना के जो संगठन है
अब उसकी क्या स्थिति है? वो अभी भी उद्धव के साथ में है या कि एकनाथ शिंदे के साथ में आ गया है? शिवसेना का संगठन में भी दो प्रकार के लोग थे। एक जो थे वो परिवार से लॉयल थे, जैसे हम्म। कांग्रेस में है कि गांधी परिवार से एकनिष्ठ है। तो ऐसे काफी जो कार्यकर्ता थे जो बाला साहब ठाकरे के लॉयलिस्ट थे, तो वो उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी है। पर जो आइडियोलॉजी से लॉयल थे, कि जिनको लगता था कि नहीं हिंदुत्व बनना चाहिए, राम मंदिर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक, ये जो हिंदुत्व आदि विषय थे, ऐसे जो कार्यकर्ता थे वो सारे एकनाथ शिंदे के पास आ गए। तो उसमें भी अ, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कुछ 20-30% वही जो ऐसे कार्यकर्ता है जो उद्धव ठाकरे से अभी भी लॉयलिस्ट है। पर अगर मेटा लेवल पे देखिए तो उद्धव ठाकरे के पार्टी में अभी भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि काफी सीटें ऐसी है जहां पर अगर बीजेपी की सीट शिवसेना को चली गई, जो एग्जिस्टिंग सीट है, तो वहां का जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो उद्धव ठाकरे के गुट के पास या शरद पवार के गुट के पास ऐसे जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी में इन्फ्लो तो होगा, पर वो हाँ, लॉयलिस्ट का नहीं होगा, अपॉर्चुनिस्ट का होगा। वो तो होगा, लेकिन पिछली बार भी मेरे ख्याल से 160 पे लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, हाँ, 161 के आसपास कुछ उनका नंबर था। हाँ, तो 161 के पास यदि उनका नंबर था तो 120 सीटों पे तो वैसे भी लड़ी नहीं थी ना, 120 से ऊपर सीटों पे। जी। तो एकनाथ शिंदे को उतनी सीटें तो नहीं दी जाएंगी। बीजेपी इस बार ट्राई कर रही है कि 140 से 150 सीटें वो खुद लड़े, या हम्म। अगर लोअर लेवल पे भी देखे तो कम से कम 120 130 सीटें वो खुद लड़े, और बाकी जो 80-90 सीट है वो एकनाथ शिंदे को, और फिर बची हुई 50-60 सीट अजीत पवार को दिए जाए, ऐसा उनका फॉर्मूला चल रहा है। पर अगर पिछली बार 160 लड़ी थी और इस बार 140 लड़ेंगी, 45 लड़ेंगी, तो वो 15 उम्मीदवार जो है वो कहाँ जाएंगे बीजेपी के। और काफी जगह पे ये भी चल रहा है कि स्विच किया जाए सीट, एकनाथ शिंदे का हो या अजित पवार का हो, तो वहां पे भी थोड़ा सा वो इशू आ सकता है। अजीत पवार का जो एरिया है वो मेनली तो वेस्टर्न महाराष्ट्र ही है। वेस्टर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। हाँ, पुणे के आसपास का एरिया पूरा, मावळ है, पुणे है, हम्म, बारामती वगैरह। तो पुणे के आसपास का एरिया है, तो वो तो उनके पास तो वैसे भी 20-30 सीट से ज़्यादा तो नहीं बनती उनकी। नहीं, पर वो मुंबई में भी लड़ना चाहते हैं, बाकी जगह भी लड़ना चाहते हैं। तो वैसे वो कह रहे हैं कि कुछ 60-65 सीट वो लड़ना चाहते हैं, और 20-25 सीट पे वो फ्रेंडली फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बीच में अभी जब अमित शाह मुंबई में आए थे तो ऐसी हम्म। खबरें चल रही थी कि अजित पवार ने ये अमित शाह को भी बता दिया कि वो 20-25 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करना चाहते हैं। अब सीट कौन सी है वो अभी तक आई नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो अजित पवार का भी एक थोड़ा सा एम्बिशन है। वो बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे पता होता कि पार्टी स्विच करके अगर बीजेपी के पास आओ तो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं तो सब एकनाथ शिंदे से पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। तो वो उनको भी है थोड़ा सा कि बड़ी पोजीशन लेकिन मिले। लेकिन वो बार बार तो माफी मांग रहे हैं कि साहब के मुझसे बड़ी बड़ी भारी गलती हो गई कि मैंने परिवार के विरुद्ध अपनी पत्नी को लड़ा दिया। वो आई थिंक वो खुद के इमेज को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो बारामती का पूरा एरिया है उसमें ये हो गया कि अजित पवार ने सत्ता के लिए अपने परिवार के खिलाफ ये कर लिया। तो इसलिए वो खुद भी नहीं लड़ रहे इस बार बारामती से। आई थिंक वही सबसे बड़ा एक डिफीट मान सकते हैं उनका, कि जो सीट वो 91 से लड़ रहे हैं, लाख लाख सवा लाख वोटों से जीत रहे हैं एमएलए की सीट, वो अभी वो खुद छोड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीत के आ सकते हैं वहां से। नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति को साथ में रखने से फायदा क्या है? ये 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी सबको यही सवाल था कि जब उसके पास, अजीत पवार के पास कुछ पावर ही नहीं है, जब वो कुछ वोट ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो फिर उनको लिया ही क्यों है। और वो कंफ्यूजन वाला तो था ही, पर इलेक्शन के बाद भी
काफी लोग ये कह रहे थे कि अजीत पवार को साथ में रखने का कोई वैसा खास मतलब नहीं है बीजेपी का। बट आई डोंट नो व्हाट अमित शाह इज थिंकिंग, क्योंकि जो अजीत पवार को सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से ऊपर से आ रहा है। और जो खबरें चल रही है वो देवेंद्र फडणवीस का कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स में, और पूरा धीरे धीरे ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र स्टेट को भी। मतलब उत्तर प्रदेश से कोई सबक नहीं सीखा गया, या महाराष्ट्र नहीं में नहीं, भी जो हुआ उससे कोई सबक नहीं उससे भी सीखा कोई गया। सबक नहीं सीखा। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सबक ये हो, उत्तर प्रदेश में तो सारी पावर योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है अभी, लेकिन यहाँ पर तो वहां पे इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया। वही उ- उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा नेता भी तो था जो कन्फ्रंट कर सके। महाराष्ट्र में वैसा कोई नेता भी नहीं है ना अभी। एकनाथ शिंदे अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, अजीत पवार अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो वो कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस को तो वैसे भी पार्टी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और वो संघ से आते हैं तो वो भी कुछ ज्यादा, थोड़ा सा वो वैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ हो, हिमंत बिस्वा शर्मा, वो पूरा वो लैटरल एंट्री हुई है ना उनकी बीजेपी में। वो कोई हम्म। कैडर से नहीं आए, तो इसलिए उनको उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो थे। अब योगी आदित्यनाथ को तो पूरी तरह से कंट्रोल किया गया था 2024 के चुनाव में। उनको तो एक भी टिकट उनके कहने से नहीं दिया गया था, एक भी टिकट उनके कहने से नहीं काटा गया था। और आज ये स्थिति हुई कि 2024 के बाद आपने देखा उनके सर पे मढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा झटका दिया कि आज सारे के सारे मानते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को किनारे करके बहुत नुकसान हुआ। और योगी आदित्यनाथ ही अब उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, सब कुछ अब उनके हाथ में आ रहा है धीरे धीरे। रिस्ट्रिक्शंस मतलब मैं कह उन्होंने रहा था कि उन्होंने पार्टी। उन्होंने तो एक तरह से छीना है। हम्म। पर ये देवेंद्र फडणवीस को भी एक प्रकार से प्लेटर पे दिया गया था ना। उनका 2014 से पहले कोई ऐसा खास जानता नहीं था फडणवीस को महाराष्ट्र के स्तर पे। नागपुर में तो वो बड़े नेता थे ही पहले से, पर महाराष्ट्र में इतना स्टेट लेवल के नेता नहीं थे वो। तो तब दिया गया, और 19 में भी जो 24 और 19 का इलेक्शन है उसमें मेजरली मोदी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया है। तो देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी गुड प्लानर, पर उनका थोड़ा सा अमित शाह के जैसा ये है कि वो प्लान अच्छा करते हैं, एग्जीक्यूट भी अच्छा कर लेते हैं, पर उनकी फेस वैल्यू इतनी नहीं है कि उनके फेस पे वोट मिल जाए, जो योगी आदित्यनाथ के पास है। हम्म। अच्छा, मुंबई में इस बार क्या रहेगा? मुंबई में क्या दिख रहा है? क्योंकि मुंबई की जो 31 सीटें हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करती हैं, तो अब उद्धव ठाकरे का मुंबई में कुछ आधार बचा है? मुंबई में तो मेरे ख्याल से अभी तक उद्धव ठाकरे का है बेस, पर इस बार एमएनएस कैसा चुनाव लड़ती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुंबई और आसपास के जो थाने हैं, दादर है, उस एरिया में कैसा माहौल होगा। पहले ऐसी बात चल रही थी कि शायद राज ठाकरे को भी यहाँ पर लेंगे बीजेपी के साथ महायुति में। पर रिसेंटली जो अभी न्यूज आई है वो ऐसी है कि राज ठाकरे सोच रहे हैं कि वो 200 से 250 सीट खुद ही लड़े, और जिसमें से 2 सीट बा नांदगांवकर और एक कोई था जिसको उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है। तो वो कितने जोश से लड़ते हैं, और कितना उद्धव ठाकरे का जो कोर वोट है, जो हमने अभी कहा कि 2-3% उनका अभी भी बचा है, तो उस वोट शेयर को डेंट करने में राज ठाकरे कितना काम करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मुंबई में क्या माहौल होगा। पर अभी तक तो अगर देखा जाए और लोकसभा को भी देखे तो उद्धव ठाकरे का अभी मुंबई में तो अच्छा खासा बेस बचा है। तो ये अभी तक मेरे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने बीएमसी के इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया। बीएमसी के भी नहीं हुए, पीएमसी के भी नहीं हुए, पीसीएमसी के भी नहीं हुए। पुणे के भी अभी लास्ट इलेक्शन 2017 में हुए थे कॉरपोरेशन के। उसके बाद से अभी 7 साल हो गए, अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये भी डिले हो रहा है, वो भी हो रहा है। उसका एक रीजन तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि मराठा आरक्षण का चल रहा है, वो धनगर आरक्षण का चल रहा है, तो उसके वजह से जो रिजर्व सीट वगैरह वो सब फॉर्मूला है वो उसमें दिक्कत आ रही है उनको, इसलिए वो डिले कर रहे हैं। पर एक्चुअल रीजन क्या है वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर बीएमसी के इलेक्शन करा लिए होते और उसको जीत लिए होते तो एक तरह का नैरेटिव पहले ही सेट हो जाता। नरेटिव भी सेट हो जाता, और उद्धव ठाकरे की लाइफलाइन भी कट हो जाती, क्योंकि जो पार्टी को मेजर फंड आता है वो तो बीएमसी से ही आता है। और बीएमसी में अभी तक शिवसेना ही चला रही है।
अभी तक शिवसेना चला रही बीएमसी। तो अगर वो एक मेजर उनका फंडिंग पाइपलाइन कट कर देते तो उससे शायद लोकसभा में भी वो इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते उद्धव ठाकरे। हाँ, तो कहीं पर जो है वो मामला थोड़ा सा ज़्यादा होशियारी में गड़बड़ हो रही है, ऐसा लग रहा वो है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में जो कोर शॉट्स है वो ही खेलना वो छोड़ रहे हैं। ज्यादा 360 डिग्री खेलने के चक्कर में आउट हो रहे हाँ, जबकि ये टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है। हैं। बिल्कुल। टेस्ट मैच में तो आपको जो है वो प्रॉपर शॉट्स खेलने पड़ते हैं हर बार। आप आपको ये भी पता है कि साहब सूर्य कुमार यादव जो है वो 2020 में ही सक्सेसफुल है, टेस्ट मैच में टोटल फेलियर है, वनडे में भी फेलियर है। वनडे में भी फेलियर है। पर ये वही सूर्य कुमार यादव जैसा वो टेस्ट मैच में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके वजह से वो फेलियर्स उन पे आते जा रहे हैं। तब हम्म। पीएमसी में तो बीजेपी का ही था। पीएमसी हो पीसीएमसी हो, यहाँ पे बीजेपी ने ही जीत लिया था जब 2017 में इलेक्शन हुए थे। तो ये पूरा एनसीपी का जोन था जो बीजेपी ने उनको हराकर पूरा जीत लिया। पर फिर भी यहाँ पर भी इलेक्शन नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है कि उनको एक वो भी डर होगा कि जो इलेक्शन के बाद शरद पवार के जो लॉयलिस्ट है जिनको लग रहा है कि बीजेपी में अभी उतना दमखम नहीं है, तो वो भी छोड़ के फिर से एनसीपी के पास चले जाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेटर्स भी अगर हम देखें यहाँ के, तो मेजरली बीजेपी के ऐसे नहीं थे कि जो जीत के आए हैं। उसमें से काफी लोग ऐसे थे कि जो एनसीपी से बीजेपी में आए और बीजेपी से जीते हैं। हम्म। तो शायद उनको एक वो भी डर होगा कि कहीं फिर से पार्टी छोड़ के ना चले जाए। इसलिए भी वो डिले कर रहे होंगे कि इलेक्शन के बाद देखेंगे जो होगा। पिछली बार विदर्भ में बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही थी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, ये उसमें आपको क्या लगता है? काफी सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी का जो कहते हैं कोर जोन है वो, और वहां पे एक नितिन गडकरी की छोड़ के कोई भी सीट नहीं आई। तो वही जो मैं कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के फेस वैल्यू पे किसी ने वोट नहीं किया इस बार। और एक जो कारण ये भी था कि पिछली बार जो मराठा आंदोलन हुआ उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी वो नरेटिव चलाने में काफी हद तक सक्षम थी, और काफी अच्छा चलाया उन्होंने। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सारे सोसाइटी ग्रुप में वो घूम रहा था कि बीजेपी और शिवसेना ही जो मराठा आरक्षण है वो रोक रही है। तो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है उसमें वो काफी इम्पैक्ट रहा है उसका। और अब बीजेपी के पास ऑप्शन है ये, पर वो उतना प्रभावी रूप से कर नहीं रही है। राहुल गांधी के बाद उनके पास एक ऑप्शन था कि वो रिजर्वेशन वाला मामला फिर से उठाए कि देखो भाई ये रिजर्वेशन को हटाने की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अमित शाह का तो इन्होंने फेक क्लिप चला के इतना डेंट किया था। राहुल गांधी तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं। पर फिर भी एक छोटा मोटा आंदोलन किया उन्होंने, पर जो मेन स्ट्रीम आंदोलन कहते हैं जो स्ट्रीट पे आके उन्होंने करना चाहिए वो नहीं किया। मराठा आरक्षण अब क्या डेंट करेगा? इस बार तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ इम्पैक्ट होगा उसका। मराठा आरक्षण का जो होना था वो 2019 में हो गया। 2000 सॉरी लोकसभा के इलेक्शन में हो गया। इस बार तो मुझे लगता है जो फ्रीबीज बांटे गए उसके वजह से काफी हद तक लोग थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ने अभी बीच में ये भी कहा था कि अगर फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो लाड़की बहन को जो स्कीम है उसको डबल कर देंगे, 1,500 जो मिल रहा है उसको 3,000 कर देंगे। तो वो केजरीवाल मॉडल पे शायद इस बार का इलेक्शन लड़ने का इनका सोच है। देखते हैं अभी कितने हद तक महाराष्ट्र में वो सफल होता है। ओके यार, हिंदुत्व कितना प्रभावी मुद्दा रहेगा? हिंदुत्व कितना प्रभावी रहेगा ये राज ठाकरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि 24 के इलेक्शन के पहले भी उन्होंने जिस हद पे उठाया था हिंदुत्व के मुद्दे पर, और शरद पवार को टारगेट किया था, उद्धव ठाकरे को टारगेट किया था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई महाराष्ट्र में। वरना उससे पहले महाराष्ट्र में भी और नेशनल लेवल पे भी यही चल रहा था कि भाई हमने विकास कर लिया, हमने ये कर लिया, डेवलपमेंट लिया है। पर जो कोर जो मुद्दा था वो राज ठाकरे के आने के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया। इस बार भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गट में भी।
क्योंकि अभी बीच में ही न्यूज आई थी कि एकनाथ शिंदे की जो एमएलए थी, वो बुर्का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी अभी ईद से पहले मुंबई में। देखा था। यामिनी यादव। तो एक साइड पे आप उद्धव ठाकरे को बोल रहे हो कि आप यहाँ पे अजान कंपटीशन कर रहे हो और आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो, और दूसरी साइड आपके एमएलए ऐसे कर रहे हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं दोनों साइड में आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। तो जब तक राज ठाकरे अंदर नहीं आते, बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज, तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं जो कोर मुद्दा है। तो जब तक वो नहीं आते तब तक मुझे लगता है मामला ऐसा ही थोड़ा सा नरम गरम रहेगा। पिछली बार भी वो आए थे तो उन्होंने सीए का मुद्दा उठाया था, एनआरसी का उठाया था, जब उन्होंने अपने पार्टी का फ्लैग चेंज किया था और शिवाजी महाराज की राज मुद्रा लगा के भगवा कलर का उन्होंने कर लिया। तब आपको याद होगा उन्होंने जो सीए के सपोर्ट में रैली निकाली थी, वो मुंबई में आज तक की आई थिंक सबसे बड़ी रैली थी बाला साहब ठाकरे गुजरने के बाद। तो राज ठाकरे को वैसे उनका एक 5-7% वोट शेयर ऐसा है जो उनसे काफी लॉयल है और वो कहीं पे नहीं जाता। तो अगर वो कंसोलिडेट करके हर पॉकेट में वैसे अगर वो कंसोलिडेट कर पाए, तो आई थिंक वो काफी मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इस बार, मुद्दों में भी और सीट्स में भी। ओके। और ये अभी बीच में वो चला था वो महंत रामगिरी महाराज वाला मामला, हम्म। और जिस पे जो है वो काफी सर तन से जुदा वाले नारे भी लगे थे और कई सारे प्रदर्शन भी हुए थे। वो मामला आगे और बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? क्योंकि उसमें एकनाथ शिंदे जिस तरह से रामगिरी महाराज के साथ खड़े हुए थे, तो उसका काफी अप्रिसिएशन हुआ था चारों तरफ। वो आई थिंक वो टेम्पररी था, उसके बाद कोई ज्यादा लोकल न्यूज में भी नहीं आया और नेशनल न्यूज में भी नहीं आया। वो 2-3 दिन के लिए था, बाद में ऐसा कोई ग्राउंड पे उसका कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा ओवर द लाइन जाके कुछ हिंदुत्ववादी वोट को कंसोलिडेट किया जाए। नीतीश राणे के भी बीच में स्टेटमेंट आया था रामगिरी महाराज के जैसा ही एक सिमिलर था, पर उनपे अभी बीच में एफआईआर हो गई कल परसों ही, हम्म। भड़काऊ भाषण के चक्कर में। हम्म। तो वो जो है, आई थिंक बीजेपी भी थोड़ा सा सेफ प्ले कर रही है, ज्यादा आउटराइट हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे अभी। मुझे लगता है कि जो बहुत सारे जो नेता हैं बीजेपी, उनके लिए हिंदुत्व जो है वो केवल एक वोट कैचिंग स्ट्रेटजी है, इससे अधिक अधिक कुछ भी नहीं है। नहीं जो और ये अब लोग समझने लगे हैं कि भाई यदि सच्चे में हिंदुत्व यदि देखना है तो आप योगी में देखो, हिमंत विश्व में देखो, बाकी तो सिर्फ बातें करते करते कुछ नहीं है। वही जो कोर जो नेता है जो पहले से बीजेपी में है, संघ से आए हैं, तो उनमें तो वो भावना है। पर 2014 के बाद क्या देखा गया महाराष्ट्र में कि काफी ऐसा एनसीपी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए सिर्फ इसलिए कि सत्ता में रह सके। तो उन नेताओं में हिंदुत्व के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है। जो कांग्रेस के 2019 में लीडर ऑफ ओपोजिशन थे वो बीजेपी में आ गए, राधा कृष्ण विखे, उनके बेटे को सीट दी गई। 19 में तो वो जीत गए वेव में, पर इस बार हार गए। बाकी ऐसे काफी नेता हैं, अशोक चौहान आए थे बीजेपी में, वो अपने हम्म। होम टाउन को नहीं जीता पाए। तो ऐसे काफी नेता है जो बस सत्ता के लिए यहाँ पे आए, पर उनका आइडियोलॉजिकल कोई बॉन्डिंग नहीं है बीजेपी के साथ या बीजेपी के फिलोसफी के साथ। तो ऐसे नेता, ये अगर बीजेपी क्राइसिस में हो गई और इस इलेक्शन हार गई है फिर से, तो दे विल बी द फर्स्ट वन टू जंप आउट ऑफ द शिप। हम्म। तो अभी तो ऐसा हाल लग रहा है बीजेपी का कि हम्म। मेजोरिटी जो नेता है इस बार, वो कोई हम्म। उनके उनके आइडियोलॉजी से या उनके विचारधारा से ऐसा कोई उनका खास अफेक्शन या अट्रैक्शन नहीं है। कल अगर इस्लाम के नाम पे वोट मिलने लग गए तो सब टोपी पहन के नमाज कंपटीशन करने भी कम नहीं करेंगे बीजेपी के ये नेता। फॉर्चुनेट ना। वैसे तो अभी तो देखा जा रहा है कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों में कंपटीशन है
भाई योगी जी के बराबर कोई योगी जी की बराबरी करो नहीं तो योगी जी अकेले मैस्कट बन जाएंगे। मुझे लगता है कि ये भी संभवतः निर्देश ही आया होगा कि अरे भाई तुम लोग भी कुछ करो, नहीं तो खाली योगी जी अकेले हिंदुत्व के ब्रांड बन जाएंगे। नहीं, तो वहां पर भी दो प्रकार के नेता है ना। एक जो है कि योगी जी की कंपटीशन करने का ट्राई कर रहे हैं, पर पैरेलली एक जो है वो सेक्युलर दिखने का भी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि दूसरों को कुछ किया जाए, कुछ ये किया जाए, हम सेक्युलर हैं। और वो सेंट्रल कैबिनेट में भी दिखने को मिल रहा है। किरण रिजिजू हो, वो जाकिर नायक से ये कर रहे हैं कि नहीं भाई, इस्लाम ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत ये करो। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता चादर चढ़ा रहे हैं दरगाह पे। एक नाथ शिंदे ने खुद किया था ये। तो वो एक्चुअली किसी ने पढ़ा नहीं है जो है उनका। इट्स ऑल अबाउट हियर से कि मुस्लिम ऐसे है, ये वैसे है। किसी ने डीप डाइव जाके वो स्टडी नहीं किया है। जो सीताराम गोयल कहते थे कि बीजेपी थिंक्स Muslims are bad, but Islam is good. That's हाँ, because they तो haven't read the book. अ, वो तो उनके उसमें है ना, वो कौन सा, वो समादर समिति के जो सूत्र हैं उसमें है ना। RSS, Withering संघ परिवार। हम्म तो वो समादर समिति के सप्त सिद्धांतों में, अष्ट सिद्धांतों में है, और उसको अभी तक किसी ने डिसोन नहीं किया है। इनफैक्ट हाउ आई बिकेम हिंदू में भी उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कलकत्ता में स्टार्ट किया था कि लोगों को कुरान के बारे में पढ़ाया जाए, या इस्लाम पे उन्होंने जर्नल वगैरह स्टार्ट की थी, तो बीजेपी ने खुद अपोज किया था उनको कि नहीं भाई, आप जो सोसाइटी का पीस है वो आप हार्म मत कीजिए, आप ऐसे सब कार्यक्रम मत कीजिए। संघ और बीजेपी ने उनको पहले अपोज किया था। तो फिर अंत में आप क्या देखते हैं कि अभी भी जो है, जो सिचुएशन है वो बहुत कांटे की है, या कि किसी की एज अब दिखने लगी है? एज तो अभी तक तो वैसे कोई एज नहीं दिख रही, बट थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में टिल्टेड है। वो 55-45, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी के 55% चांस है जीतने के, बट 45% इंडी ब्लॉक के भी हैं। ये अब डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे कैंडिडेट बीजेपी उतारती है और कहाँ कहाँ पे जो है रिबेल खड़े होते हैं। तो उसके हिसाब से ज्यादा बेहतर एनालाइज कर सकते हैं हम कि किसका ज्यादा चांस है। पर अभी तक तो एक भी कैंडिडेट आया नहीं है। आई थिंक नवरात्रि के बाद वो डिक्लेयर करने वाले हैं धीरे धीरे। तो तब ज्यादा अच्छी तरह से हम एनालाइज कर पाएंगे जो सिचुएशन। टाइम्स नाउ का अभी जो ओपिनियन पोल आया था, उसमें भी उन्होंने ये दिखाया कि जो बीजेपी वाला ब्लॉक है वो 4-5 सीट आगे है। वही 128 टू 148 ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया था बीजेपी के लिए। हम्म तो अभी और जो लोकल ओपिनियन पोल्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं? लोकल ओपिनियन पोल्स भी ऐसे ही कुछ 2-4 सीट बीजेपी को आगे दिखा रहा है, कोई 2-4 सीट शिवसेना को आगे दिखा रहा है। तो मराठी मीडिया तो मेजरली बायस्ड है, तो यहाँ पे इतना रिलाय नहीं कर सकते। पिछली बार एक तुक्का लग गया था सही, पर वो अगर हर बार का हम देखें तो वो थोड़ा सा उनका बायस रहता है शरद पवार या एनसीपी की तरफ। हम्म तो उस पे हम ज्यादा रिलायबली अकाउंट नहीं ले सकते उसका। ओके, तो चलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से हीटअप नहीं हुआ है, हालांकि इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। और शरद पवार जो है उन्होंने किसको टारगेट बना रखा है अभी तक, वो पूरी तरह से स्पष्ट भी हो जाएगा लगता है कुछ दिनों में, क्योंकि वो कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं या उद्धव ठाकरे को डुबाना चाहते हैं, ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शरद पवार के लिए भी मुझे लग रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को तो सीएम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अभी अजीत पवार तो उनके पार्टी से हट गए हैं। तो उनके बेटी के फ्यूचर के लिए अभी पूरा मार्ग खाली है। तो मुझे लगता है अगर शरद पवार की ज्यादा सीटें आई तो वो शायद सुप्रिया सुले को नॉमिनेट कर दे सीएम पोस्ट के लिए। और वो हिस्ट्री भी बन जाएगी कि महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी सीएम उनकी बेटी होगी। तो वो भी एक एंगल है शरद पवार का। आइए इसी के साथ चर्चा को अब हम विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वरुण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।